नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की क्लास। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी की क्लास कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को डेली बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास मिलने वाली है। तो आपको दोस्तों इस सीरीज के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है, एक भी चैप्टर एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग 40+ MCQ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल में पहली बार जो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यकीन मानना आज की जो क्लास है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखनी ही देखनी। नहीं देखना दोस्तों, आप लोग स्टार्टिंग में ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है ये किस द्वीप का अंग था। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जम्बू द्वीप का अंग था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो इंडिया शब्द है सबसे पहले इसका जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो दोस्तों, ग्रीक भाषा में सबसे पहले किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो दोस्तों, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है वो क्या है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। यानी दोस्तों, हमारा जो भारतीय मानक समय, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपके पिछली परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारतीय मानक समय वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों, ये जो आधारित है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। और दोस्तों, ये भारतीय मानक समय है, ये कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, ये इलाहाबाद के, आप लोग याद रखिए, इलाहाबाद के नैनी के पास से जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा ये गुजरती है, आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए, आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया जो हमने पीछे बताया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारत का प्रमाणिक समय है ये किस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों, ये इलाहाबाद के समीप नैनी से पास में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर होता है। यानी दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसके बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने घंटे का होता है, पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना दोस्तों, कितना होता है। तो 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूर भारत का धुर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर पर है। यानी दोस्तों, जो भारत का धुर दक्षिणी भाग है, यानी जो दक्षिणी भाग है वो विषुवत रेखा से कितनी दूर है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है,
ये 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, आपको याद रखना दोस्तों, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। तो आप लोग याद रखिए, ये जो है भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों 6175 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? यानी दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना दोस्तों 2.4%। कितना? 2.4% है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? नहीं दोस्तों, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, कुल 9 राज्य हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य समुद्र तट रेखा से नहीं जुड़ा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को नोट कर लेना है दोस्तों। पहला है गुजरात, आप लोग नोट कर लीजिए, गुजरात हो गया आपका। ठीक है। कर्नाटक हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया? गोवा हो गया। और केरल हो गया आपका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, अभी 4 बाकी हैं। केरल के बाद आपका हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और कौन सा है? आपका हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपका उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। आपको याद रखना दोस्तों, जो भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। आपको उनका नाम याद रखना है। पहला गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक मालूम भी होगा कि जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों वह गुजरात राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये देख ले, आपसे अधिकतर दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर कर्क रेखा की बात हो रही दोस्तों, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर पूछा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आपका यूपी है, इससे होकर नहीं गुजरती है। चलिए, अब 8 राज्यों से तो जाती है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। चलिए आप लोग नोट करिए फटाफट। 8 राज्यों से होकर जाती है, नोट करिए। पहला गुजरात दोस्तों, गुजरात हो गया आपका। राजस्थान हो गया। राजस्थान हो गया। एमपी यानी मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया आपका। इसके बाद झारखंड हो गया। झारखंड के बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसके बाद त्रिपुरा हो गया आपका, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, त्रिपुरा हो गया। और आपका मिजोरम हो गया। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके।
तो जो हमारी कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको इनको भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने आपको बताया, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना दोस्तों, वो कर्क रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपको बताना, अभी हमने आपको बताया कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा से नहीं जाती, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है। तो यहाँ पर उड़ीसा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है जिससे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको वीडियो को पूरी देखनी है दोस्तों। यकीन माना इस आज का जो पहला चैप्टर है आपके ज्योग्राफी क्लास का, इससे 100% दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कर्क रेखा जम्मू कश्मीर से नहीं जाती, हिमाचल से भी नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती, कहाँ से जाती? झारखंड से जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी दक्षिणी जो पॉइंट है वो कौन सा है, उसको किस नाम से जानते हैं? अभी हमने आपको बताया भी स्टार्टिंग में दोस्तों, उसको इंदिरा पॉइंट को नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप लोग इस बात को भी याद रखिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो सबसे दूरस्थ स्थल है वो इंदिरा पॉइंट ही है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यानी दोस्तों जो आपका इंदिरा पॉइंट है उसका अन्य कौन कौन से नाम है? दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट बोलिए या इंदिरा पॉइंट बात एक ही है, इसके जो अन्य नाम और है आपको याद रखें क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो अन्य नाम है, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसके नाम हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? दोस्तों जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा भाग है, तो वो इंदिरा काल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित? देखिए आपसे पूछ ही लिया गया क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बता दिया और क्वेश्चन भी में आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पृथक करने वाली कुछ संधियां हैं ना, इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है उसका दोस्तों जो नाम है वो है पंबन चैनल। कौन अलग करता है? पंबन चैनल। और ये कहाँ पर दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आपको याद रखना दोस्तों जो आदम का पुल है
ये जो दो देशों के बीच स्थित है वो कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों वो है कौन से, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक करता है? यानी दोस्तों जो एक 10 अंश जलमार्ग है ये किसके द्वारा पृथक होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पृथक होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, जो दक्कन पास है किस किस के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, यानी कौन पृथक करती है? दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है वो पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा। अगर बात करें दोस्तों रेड क्लिफ रेखा की, तो ये भारत और पाकिस्तान, किसके, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ठीक है, आपको याद रखना। और आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि जो डूरंड लाइन है ये किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। आपसे पूछा है तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अभी हमने आपको बताया जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है दोस्तों कौन सी लाइन, वो रेड क्लिफ लाइन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यानी दोस्तों भारत का जो सुदूर पूर्व है इसमें कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपको दोस्तों रखना याद वो है म्यांमार देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। देखिए आपसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पर ये नहीं पूछा कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी रेखा, आपको दे दिया क्वेश्चन कि वो मैकमोहन रेखा है, लेकिन ये किस प्रदेश यानी हमारे भारत देश में किस राज्य से होकर जाती है, यानी प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये कहाँ पर खींची गई, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बार बार मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंसने ही वाले किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों, वो है आपका कौन सा, पाकिस्तान देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी यहाँ पर, अरे पाकिस्तान के साथ तो लगती है दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका हो जाती है दोस्तों, मिस्टेक ऐसी, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहूँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपको मालूम भी होगा दोस्तों जो भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है वो कौन सा राज्य है?
तो दोस्तों वो गोवा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो भूटान देश के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। यानी दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग है जो सबसे पुराना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है उसका नाम क्या है। उसका दोस्तों नाम है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इसका जो निर्माण किस प्रकार से हुआ है, आप लोग याद रखना है इसका जो निर्माण हुआ है वो क्रिस्टलीय, नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग, क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों। तो रूपांतरित शैलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। आपको बताना दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कोरोमंडल जो तट है दोस्तों ये पश्चिमी भाग का तट नहीं, जबकि काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट ये तीनों किसके हिस्से हैं। तो ये पश्चिमी तट के हिस्से हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कौन सा पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट के नाम से जानते हैं इसको। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं कौन कौन से, उनका नाम बताना है आपको। तो दोस्तों भारतीय एरिया में जो स्थित दो ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से, तो बैरन एवं नारकोंडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों, जो न्यू मोर द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ज्योग्राफी की पहली क्लास थी, आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप लोग उनसे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर पूरी देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो आपको ज़रूर देखना अपने एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो भारत का भौगोलिक विस्तार इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, संरचना के बारे में पढ़े हैं। इसका आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कवर किए हैं। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों अभी आपके सामने पार्ट 2 में हम 40 क्वेश्चंस और लाने वाले हैं। तो आपको इसका जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको उसको भी देखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।